हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की क्लास में आपका स्वागत है। मैं राजेंद्र प्रसाद। हम लोग हड़प्पा सभ्यता के बारे में बात कर रहे हैं और हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत आज की क्लास में हम लोग हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हमें जो कलात्मक सामग्री मिलती है या कला से संबंधित जो अवशेष हमें मिलते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हमें कला के बहुत सारे नमूने प्राप्त होते हैं या अवशेष प्राप्त होते हैं, जिसमें मनके हमें प्राप्त होते हैं, मोहरें वहाँ से प्राप्त होती हैं, तरह तरह के मृदभांड वहाँ से हमें प्राप्त होते हैं। वहाँ की जो लिपि है वो भी एक कला का नमूना है। तो कला के रूप में हमें वहाँ से एक लिपि प्राप्त होती है, यानी एक लिपि के अवशेष हमें वहाँ से प्राप्त होते हैं। और जो धातु मूर्तियाँ हैं वो वहाँ से हमें प्राप्त होती हैं। ठीक है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। और एक जैसे कला के बारे में अगर हम लोग बात करें तो कला क्यों महत्वपूर्ण होती है। कला इसलिए महत्वपूर्ण होती है कि कला से हमें तत्कालीन समाज के प्रकृति के प्रति दृष्टिकोण, जो प्रकृति के प्रति उनका दृष्टिकोण होता है, उनका जो धर्म होता है, दर्शन होता है, या फिर हम लोग कहें कि उस समय का जो विज्ञान तकनीक, इन सब चीज़ों का क्या है हमें कला के माध्यम से पता चलता है। तो इन्हीं सब चीज़ों को समझते हैं। खास करके हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में हमें क्या क्या मिलता है, क्या क्या जो कला है वहाँ से हमें जो प्राप्त होती है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, इन्हीं सब चीज़ों को हम लोग यहाँ पर समझते हैं। ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता है वहाँ से हमें खास कलात्मक वस्तुएं मिल क्या रही हैं उनके बारे में। तो ये जो चित्र है इसमें आपको कुछ चीज़ें दिख रही होंगी। सबसे पहले हम लोग बात करें तो हमें वहाँ से कुछ मोहरें मिलती हैं। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता से क्या है हमें मोहरें प्राप्त होती हैं, जिन्हें अंग्रेजी में सील बोलते हैं। इसके बारे में हम लोग विस्तार से देखेंगे। उसके बाद हम लोग वहाँ से हमें मनके प्राप्त होते हैं, बीड्स, उनके बारे में बात करेंगे। इसके बाद हड़प्पा सभ्यता से हमें मृण मूर्ति, ठीक है, कुछ टेराकोटा मॉडल मिलते हैं वहाँ से, उनके बारे में देखेंगे। इसके बाद हमें वहाँ से जो धातु मूर्तियाँ प्राप्त होती हैं उनके बारे में बात करेंगे। इसके बाद वहाँ से हमें मृद भांड प्राप्त होते हैं। तो कैसे मृद भांड मिलते हैं, किस प्रकार के बने हुए थे, ये सब चीज़ें हम लोग देखेंगे। और अंत के अंतर्गत हम लोग देखेंगे वहाँ से जो लिपि के अवशेष हमें प्राप्त होते हैं उसके बारे में। ठीक है। तो सबसे पहले मोहरें, उसके बाद मनके, मृणमूर्ति, धातु मूर्ति, मृदभांड और लिपि, ये सब चीज़ें क्या है वहाँ की कला के बारे में बताते हैं। ठीक है। वहाँ के जो लोगों का हम कहें कि जो रचनात्मक जो सामग्री है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मोहरों के बारे में। मोहरें हड़प्पा सभ्यता से जो हमें मोहरें प्राप्त होती हैं उसके बारे में। ये जो मोहरें हैं इनकी बात करें, जैसे मान लीजिए कि ये मोहरें बनी हुई किसकी थी। ठीक है, किस धातु की ये मोहरें बनी हुई थी। तो मोहरों की बात करें तो एक तो ये सेल खड़ी की बनी हुई थी, एक मुलायम पत्थर होता है सेल खड़ी, उसकी बनी हुई प्राप्त होती हैं। तांबे की मोहरें हमें प्राप्त होती हैं। ठीक है। मिट्टी की मोहरें हमें प्राप्त होती हैं। और गोमेद, ठीक है, ये भी एक प्रकार की धातु है, इसकी बनी हुई मोहरें हमें प्राप्त होती हैं। ठीक है। तो एक तो जिस धातु की ये मोहरें बनी हुई हैं उसमें सेल खड़ी, तांबा, मिट्टी, गोमेद, ये कुछ महत्वपूर्ण धातुएं हैं जिनकी मोहरें हमें प्राप्त होती हैं। ठीक है। आगे हम लोग बात करें इन मोहरों का आकार। तो मोहरों का आकार जो हमें प्राप्त होता है उसमें एक तो वर्गाकार आकार है, चौकोर और
आयताकार, इस प्रकार की मोहरें क्या है हमें वहां से प्राप्त होती हैं। ठीक है, मोहरों का प्रयोग किस में होता था? प्रयोग, तो ये जो मोहरें हैं इनके प्रयोग की अगर हम लोग बात करें तो इनका प्रयोग होता था जो व्यापारिक वस्तुएं होती थी, व्यापारिक वस्तुओं पर या व्यापारिक वस्तुओं की गांठों पर, व्यापारिक वस्तुओं की गांठों पर छाप लगाने के लिए, छाप लगाने के लिए इनका प्रयोग होता था, होता था। ठीक है, इस चीज को समझते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। यानी जो मोहरें यहां पर बनी हुई हैं वो मोहरें बेसिकली यूज क्या होता था कि जैसे अभी हम लोग देखते हैं जैसे डाकघर है तो डाकघर में हमें क्या है कुछ स्टाम्प दिखाई देते हैं। ठीक है, वहां पर क्या है जो कागज पत्र होते हैं या फिर वहां से जो चीजें सप्लाई की जाती हैं वहां पर डाकघर की क्या है एक स्पेशल सील होती है, उसका प्रयोग वो करते हैं। तो यहाँ पर भी उसी तरीके से जो वस्तुएं एक जगह से दूसरी जगह भेजी जाती थी उनके प्रयोग के लिए या सॉरी उनके ऊपर जो छाप लगती थी उसी के लिए इन मोहरों का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, ये हमें यहां पर देखने को मिलता है। एक इनके ऊपर आकृति किस चीज की मिलती है? आकृति, तो इसके ऊपर विभिन्न पशुओं की आकृति हमें देखने को मिलती है, विभिन्न पशुओं की आकृति। ठीक है, और इन पशुओं के अंदर अगर हम लोग बात करें तो दो महत्वपूर्ण पशु हैं, एक तो है एक श्रृंगी पशु और दूसरा है कुबड़ वाला सांड। दो पशु यहां पर हमें मोहरों के ऊपर ज्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगर संख्या की दृष्टि से देखें तो हमें एक श्रृंगी पशु है उसकी मोहरें ज्यादा देखने को मिलती हैं, और कलात्मक दृष्टि से देखें तो ये जो कुबड़ वाला सांड है इसकी मोहरें हमें ज्यादा देखने को मिलती हैं। यानी कुबड़ वाला जो सांड है उसकी मोहरें कलात्मक दृष्टि से ज्यादा महत्वपूर्ण है, और संख्या की दृष्टि से क्या है एक श्रृंगी पशु यानी जो गेंडा होता है उसकी मोहरें हमें ज्यादा देखने को मिलती हैं। अब यहाँ पर एग्जाम के दृष्टिकोण से क्या महत्वपूर्ण है? एग्जाम के दृष्टिकोण से पूछा जाता है कि जो हड़प्पा सभ्यता में मोहरें प्राप्त होती हैं वो किस धातु की सबसे ज्यादा बनी हुई थी। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर जो सेल खड़ी है इस सेल खड़ी की मोहरें क्या है सर्वाधिक संख्या में प्राप्त होती हैं, सर्वाधिक संख्या के अंदर जो मोहरें प्राप्त होती हैं वो बनी हुई थी सेल खड़ी की। ठीक है, आकार की अगर हम लोग बात करें तो आकार के अंतर्गत सर्वाधिक जो मोहरें प्राप्त होती हैं या प्रचलित जो आकार था वो था वर्गाकार। यानी इस आकार की वर्गाकार आकार की मोहरें क्या है हमें हड़प्पा सभ्यता में ज्यादा देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो ये था मोहरों के बारे में विशेष। आगे हम लोग बात करते हैं मनके। हड़प्पा सभ्यता से हमें विभिन्न धातुओं के बने हुए मनके प्राप्त होते हैं। धातुओं की बात करें तो धातु के अंदर एक तो सेल खड़ी, सेल खड़ी की मोहरें सॉरी मनके हमें प्राप्त होते हैं। गोमेद, सोना, तांबा, ठीक है, सीप, हाथी दांत, इन सब चीजों की क्या है हमें इन सब चीजों से इन सब पदार्थों से बने हुए क्या है मनके हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं।
अब इनके आकार की अगर हम लोग बात करें, यानी मनकों का आकार कैसा मिलता है, तो मनकों के आकार के अंतर्गत हमें जो मनके यहाँ से प्राप्त होते हैं उसमें एक तो बेलनाकार मनके, ढोलाकार यानी ढोलक के आकार के मनके हमें प्राप्त होते हैं, अर्ध वृत्ताकार आकार के, इस तरीके के क्या है हमें विभिन्न आकृतियों में यहाँ से मनके प्राप्त होते हैं। ठीक है, एक चन्हूदड़ो व लोथल, ये दो महत्वपूर्ण केंद्र हैं जहां हमें मनके बनाने के कारखाने प्राप्त होते हैं। मनके बनाने के कारखाने प्राप्त होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन किस प्रकार का बनता है? क्वेश्चन बनता है, एक तो हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त मनके सर्वाधिक किस धातु के बने हुए थे? तो वो बने हुए थे सेलखड़ी के। ठीक है, सर्वाधिक प्रचलित आकार कौन सा था? सर्वाधिक प्रचलित आकार था बेलनाकार। ठीक है, और मनके बनाने के कारखाने हमें कहां से प्राप्त होते हैं? एक तो चनूदड़ो से, ये सिंध पाकिस्तान से हमें प्राप्त होता है, और एक लोथल गुजरात, यहां पर क्या है दो महत्वपूर्ण केंद्र हमें क्या है मनके बनाने के प्राप्त होते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं यहां से जो मृण मूर्तियां हमें प्राप्त होती हैं उसके बारे में। मृण मूर्तियां, टेराकोटा फिंगुरिन्स, मृण मूर्तियों की बात करें तो एक तो क्या है मिट्टी की बनी हुई थी, मिट्टी की बनी थी। दूसरा स्त्री व पुरुष, पशु व पक्षी, इनके क्या है हमें इनकी क्या है मृण मूर्तियां हमें प्राप्त होती हैं। मिट्टी की बनी हुई थी, स्त्री पुरुष व पशु पक्षियों की क्या है हमें मृण मूर्तियां प्राप्त होती हैं। जो मानव आकार में यानी स्त्री पुरुष की जो मूर्तियां हमें प्राप्त होती हैं मानव आकार में, ये ठोस बनी हुई थी। ठीक है, यानी अंदर से क्या है ये ठोस बनी हुई थी, और स्त्री मृण मूर्तियों की संख्या हमें ज्यादा देखने को मिलती है। स्त्री मृण मूर्तियों की संख्या ज्यादा। ठीक है, दूसरी तरफ पशु पक्षियों की बात करें तो ये क्या थी, ये खोखली थी, अंदर से खोखली बनी हुई थी। ठीक है, और ये जो पक्षी वगैरह हैं इनकी संख्या की दृष्टि से क्या है मृण मूर्तियां हमें ज्यादा प्राप्त होती हैं। तो यहां पर क्या है जो मृण मूर्तियां हैं उसके अंतर्गत अगर हम लोग बात करें, इंपॉर्टेंट क्या है कि एक तो ये मिट्टी की बनी हुई थी, साथ साथ क्या है स्त्री पुरुष पशु व पक्षी, इनकी क्या है हमें टेराकोटा मॉडल या मृण मूर्तियां प्राप्त होती हैं। स्त्री और पुरुष की जो यानी मानव आकार में जो मृण मूर्तियां प्राप्त होती हैं वो ठोस थी, अंदर से ठोस बनी हुई थी। पशु पक्षियों की क्या है खोखली हमें मृण मूर्तियां प्राप्त होती हैं। ठीक है, और स्त्री मृण मूर्तियों की संख्या ज्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर के ऊपर हम लोग देखें तो हड़प्पा नामक जो स्थल है, हड़प्पा से हमें एक स्त्री मृण मूर्ति प्राप्त होती है, जिसके गर्भ से पौधा निकल रहा है। ठीक है, एक स्त्री है उसकी मृण मूर्ति हमें हड़प्पा नामक स्थल से प्राप्त होती है, और उसकी खासियत यह है कि उसके गर्भ से एक पौधा निकल रहा है। अब इसका मतलब क्या है
इसका मतलब ये है, जो विद्वान है उनका मानना है कि ये उर्वरता की देवी थी। ठीक है, यानी फर्टिलिटी के रूप में इसको यहाँ पर संबोधित किया गया है। ठीक है, तो ऐसे क्या है, हमें मरण मूर्तियों के साक्ष्य यहाँ से देखने को मिलते हैं। आगे कांस्य या फिर धातु की मूर्तियां। धातु की मूर्तियां हमें ज्यादातर एक तो कांसा की बनी हुई प्राप्त होती हैं, तांबा की बनी हुई प्राप्त होती हैं। ठीक है, कांसा व तांबा की ऐसी मूर्तियां हमें यहां से प्राप्त होती हैं। ये जो मूर्तियां हैं, इनको बनाने का जो मेथड होता था उसको बोलते हैं लुप्त मोम विधि। ठीक है, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं लॉस्ट वैक्स मेथड। इसके अंतर्गत होता ये था, ये प्राचीन विधि है, और इसके अंतर्गत होता ये था कि जो मोम है उसका पहले एक नमूना बनाया जाता था। जैसे मान लीजिए कि कोई स्त्री की मरण मूर्ति बनानी है, तो पहले मोम की क्या है, एक आकृति बनाई जाती थी। फिर उसके ऊपर क्या है, मिट्टी का लेप किया जाता था, और फिर उसको पकाया जाता था। जब उस लेप के सहित उस मोम की आकृति को पकाया जाता था, तो होता ये था कि जो मोम है वो पिघल करके निकल जाता था, और अंदर से जो मिट्टी का आकार है वो एक तरीके से जिस आकृति के अंदर जो नमूना बनाया गया था मोम का, वो बच जाता था। और उसमें होता ये था कि बाद में जो धातु है उसको पिघला करके उसमें डाला जाता था। ठीक है, तो इस तरीके से जो लोस्ट वैक्स मेथड है उसमें मोम की आकृति बना करके ये सब चीजें बनाई जाती थी। ठीक है, लुप्त मोम विधि के अंदर ऐसे नमूने हमें यहां से प्राप्त होते हैं। कुछ उदाहरणों के अंतर्गत अगर हम लोग देखें उदाहरण, तो एक तो मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो, यहां से हमें कांसे की नर्तकी की मूर्ति प्राप्त होती है। कांसे की नर्तकी की मूर्ति। ठीक है, इस मूर्ति की खासियत यह है कि ये आभूषणों के अलावा आभूषणों के अलावा नग्न है। ठीक है, ऐसी आकृति हमें क्या है, मोहनजोदड़ो से देखने को मिलती है, या मूर्ति हमें क्या है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती है। ठीक है, एक यहीं से भैंसा व गेंडा। ठीक है, गेंडे की और भैंसे की क्या है, हमें कांसे की मूर्ति प्राप्त होती है। ठीक है, मोहनजोदड़ो से। एक स्थल और है कालीबंगा। ठीक है, यहां से हमें वृषभ की मूर्ति प्राप्त होती है। वृषभ की मूर्ति। एक स्थल है दायमाबाद। दायमाबाद, यहां से एक रथ हमें प्राप्त होता है जो कांसे का बना हुआ है, और इसे एक नग्न आकृति चला रही है। ठीक है, नग्न आकृति चला रही है। दायमाबाद से हमें एक रथ मिलता है कांसे का, जिसमें क्या है, आगे दो बैल जुते हुए हैं, और एक नग्न आकृति क्या है, उन बैलों को या उस रथ को चला रही है। ठीक है, तो ऐसे अवशेष क्या है, हमें जगह जगह से प्राप्त होते हैं। एक चन्हुदड़ो। चन्हुदड़ो, यहां से हमें कांसे की एक तो बैलगाड़ी प्राप्त होती है, और एक इक्का गाड़ी। इक्का गाड़ी यहां से हमें प्राप्त होती है। तो ये कुछ जो कांसे की मूर्तियां हमें प्राप्त होती हैं, तांबे की मूर्तियां प्राप्त होती हैं, उसका एक तो हमने मेथड देखा। कई बार पूछ लेता है कि हड़प्पा सभ्यता में किस मेथड के आधार पर धातु की मूर्तियां बनाई जाती थी, तो वो है लुप्त मोम विधि। और उदाहरण के तौर पर जैसे मोहनजोदड़ो है, वहां से हमें कांसे की नर्तकी की मूर्ति प्राप्त होती है। एक भैंसे की व गेंडे की
मूर्ति यहाँ से प्राप्त होती है, और कालीबंगा से वृषभ की मूर्ति हमें प्राप्त होती है। दायमाबाद यहाँ से एक रथ हमें प्राप्त होता है। चन्हुदड़ो पाकिस्तान के अंदर सिंध से ये स्थल हमें प्राप्त होता है। यहाँ से हमें एक बैलगाड़ी और इक्का गाड़ी के साक्ष्य मिलते हैं, या एक बैलगाड़ी का और एक इक्का गाड़ी, ठीक है, जो क्या है धातु से निर्मित है, वो हमें यहाँ से प्राप्त होती है। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं यहाँ से जो हमें मृद भांड प्राप्त होते हैं उनके बारे में। ठीक है, जो पोट्री हमें यहाँ से प्राप्त होती है उसके बारे में। पोट्री की बात करें या मृद भांडों की बात करें तो मृद भांड यहाँ से हमें चाक निर्मित मृद भांड प्राप्त होते हैं। ठीक है, एक तो क्या है, यहाँ पर जो मृद भांड है वो चाक से निर्मित है, चाक के द्वारा बनाया जाता था। रंग की बात करें, ठीक है, रंग के बारे में कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो रंग है गुलाबी अथवा लाल, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहां से जो मृद भांड प्राप्त होते हैं वो है गुलाबी अथवा लाल, और इनके ऊपर काले रंग का अलंकरण है। ठीक है, काले रंग से क्या है, इनको अलंकृत किया गया है। एक जो मृद भांड यहां से प्राप्त होते हैं उनके ऊपर किस चीज का अलंकरण है, तो अलंकरण जिन चीजों का देखने को मिलता है उसकी बात करें, अलंकरण के अंतर्गत हमें विभिन्न प्रकार की आकृतियां देखने को मिलती हैं। विभिन्न प्रकार की आकृतियां इनके ऊपर अंकित हैं। आकृतियों के अंतर्गत जैसे त्रिभुज वगैरह, ऐसी क्या है, इनके ऊपर आकृतियां देखने को मिलती हैं। साथ साथ में इनके ऊपर लिपि के साक्ष्य भी हमें देखने को मिलते हैं। लिपि के साक्ष्य, एक तो विभिन्न आकृतियां हैं और पशु पक्षियों के इनके चित्र इनके ऊपर अंकित देखने को मिलते हैं, और लिपि के साक्ष्य क्या है, हमें मृद भांडों से प्राप्त होते हैं। ठीक है, एक जो यहाँ से बर्तन हमें प्राप्त होते हैं उनकी बात करें तो मृद भांडों के अंदर हमें विभिन्न प्रकार के जो बर्तन प्राप्त होते हैं उसमें एक तो साधारण प्रकार की तस्तरियां हमें प्राप्त होती हैं। साधारण तस्तरियां, एक खानेदार बर्तन, ठीक है, और एक जो मटके होते हैं, मटके के ढक्कन, ये यहां से क्या है, हमें मृद भांडों के अंदर या बर्तनों के अंदर प्राप्त होते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग लिपि के बारे में। यहां से जो हमें लिपि या स्क्रिप्ट प्राप्त होती है उसके बारे में, बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां से एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। लिपि की बात करें तो ये जो लिपि है उसके सर्वप्रथम हमें साक्ष्य प्राप्त होते हैं 1953 के अंदर। 1953 में सर्वप्रथम लिपि के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। लिपि के साक्ष्य प्राप्त, इसके बाद होता यह है, या इसको थोड़ा सा स्पष्ट करें तो होता यह है कि एक विद्वान है जिसका नाम है अलेक्जेंडर कनिंघम, पुरातत्ववेत्ता हैं अलेक्जेंडर कनिंघम। इनके द्वारा क्या है, हड़प्पा का सर्वे किया जाता है, हड़प्पा का सर्वे, और इस सर्वे के दौरान 1853 के अंदर इनको यहां से एक मोहर प्राप्त होती है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, 1853 के अंदर सबसे पहले जो लिपि के साक्ष्य मिलते हैं वो अलेक्जेंडर कनिंघम को मिलते हैं, और इसके बाद होता यह है कि 1923 तक ये लिपि पूर्णतः प्रकाश में आ गई, पूर्णतया प्रकाश में आ गई।
ठीक है। इस लिपि की खासियत क्या है? इस लिपि के अंदर हमें चित्र के रूप में अक्षर प्राप्त होते हैं। ठीक है, यानी एक तरीके से ये लिपि क्या है? ये चित्राक्षर लिपि है, चित्राक्षर लिपि। अब ये जो चित्र हैं ये क्या है? ये चित्र किसी भाव, वस्तु या ध्वनि, ठीक है, या इस तरीके से हम लोग कहें कि ये जो चित्र है किसी ध्वनि, भाव या वस्तु की ओर संकेत करते हैं, और संकेत करते हैं। यहां हमने क्या देखा कि यहां से जो हमें लिपि प्राप्त होती है उसकी खासियत ये है कि यहां पर लिपि के अंतर्गत जो हमें अक्षर प्राप्त होते हैं वो क्या है? चित्र के रूप में अक्षर प्राप्त होते हैं, और इसको अंग्रेजी में बोला गया है पिक्टोग्राफ। ठीक है। और ये जो चित्र हैं ये किसके प्रतीक हैं या किसकी ओर संकेत करते हैं? ये किसी ध्वनि की ओर संकेत करते हैं, किसी भाव की ओर या किसी वस्तु की ओर ये क्या है? संकेत करते हैं। ठीक है। और क्या खासियत है इस लिपि की? ये लिपि या इस लिपि की जो पहली पंक्ति है, इस लिपि की पहली पंक्ति दाएं से बाएं तथा दूसरी पंक्ति बाएं से दाईं ओर लिखी जाती थी, बाएं से दाईं ओर। ठीक है। अब इसको क्या बोलते हैं? ऐसी लिपि को क्या बोलते हैं? ऐसी लिपि को बोलते हैं गोमुद्रिका लिपि, गोमुद्रिका लिपि। ठीक है। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं बुस्ट्रोफेदन लिपि। ठीक है। जैसे लिपि का जो चित्र बनता है वो इस तरीके से बनता है, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, इस तरीके से। ठीक है। तो ये गोमुद्रिका यानी जैसे जो बैल होता है वो चलते हुए अगर पेशाब करता है तो जो धरती के ऊपर चित्र बनता है वो इस तरीके का बनता है। ठीक है। तो इसको नाम दिया गया है गोमुद्रिका लिपि। ठीक है। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं बुस्ट्रोफेडन लिपि। और इस लिपि के अंतर्गत 400 से 500 अक्षर अभी तक क्या है? प्रकाश में आ चुके हैं। या लिपि के अंतर्गत 400 से 500 चित्र हमें प्राप्त हो चुके हैं। एक जो महत्वपूर्ण खासियत है वो ये है कि इस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं गया है। ये जो लिपि है अपाठ्य है। ठीक है। अभी तक बहुत सारे विद्वान हैं, जैसे के.एल. वर्मा है, रेवरेंड हैरिस है, और बहुत सारे विद्वान हैं जिन्होंने समय समय के अनुसार प्रयास किए हैं और लगातार अनुसंधान में लगे हुए हैं इस लिपि को पढ़ने में, लेकिन अभी तक क्या है? उनको सफलता नहीं मिली है। तो ये था दोस्तों हड़प्पा सभ्यता की कला के बारे में। आज के टॉपिक के अंतर्गत इतना ही। धन्यवाद।